वेलकम स्टूडेंट। एसवाईएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और बात करेंगे क्लास 8 की। एट क्लास की हम एसएसटी की बात करेंगे। एसएसटी में हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे भारत की कंडीशन के बारे में आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्र या स्वतंत्रता के बाद में किस प्रकार की कंडीशन थी भारत की। पिछले वीडियो में हमने देखा कि संविधान निर्माण करने के बाद में उसमें किस प्रकार की विशेषताएं रखी गई, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में भी हमने अध्ययन किया। आज बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से भारत में राज्यों का गठन हुआ, राज्य कैसे बने, उनकी हम बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा अब होगा राज्यों का गठन कैसे किया जाए। एक क्वेश्चन सामने आता है कि राज्यों का आखिर गठन किस आधार पर किया जाए, उसकी हम बात करेंगे। राज्यों का गठन कैसे किया जाए। ठीक है, ये बात हम समझेंगे कि आखिर किस आधार पर, किस आधार को हम ये माने कि ये राज्य के गठन के लिए उपयुक्त हो सकता है और किस प्रकार के राज्य के गठन के सामने समस्याएं आई है, उनकी हम बात करेंगे। अब भारत स्वतंत्र होने के पहले से एक बात अगर हम बात करें कि 1920 में और 1920 के दशक में जब स्वतंत्रता संघर्ष की जो मुख्य पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो 1920 के दशक में जो ये पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसने लोगों को आश्वासन दिया था इस पार्टी ने। और आश्वासन क्या दिया था कि जब भी भारत आज़ाद हो जाएगा तो जो बड़े प्रांत हैं उन प्रांतों को भाषा के आधार पर अलग कर दिया जाएगा, उन भाषाई समूह को एक अलग प्रांत के रूप में बना दिया जाएगा। ये बात है 1920 के दशक की। ये बात कौन कहने वाले? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लोग हैं वो लोगों को आश्वासन दिया कि जब भारत फ्रीडम हो जाएगा, भारत आज़ाद हो जाएगा, तो हम भाषा, जो प्रमुख बड़े भाषाई समूह हैं उनको हम अलग प्रांत में रखेंगे। लेकिन जैसे भारत आज़ाद हो गया 1947 में और फिर इस कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अलग राज्य बनाने की या भाषा के आधार पर अलग प्रांत बनाने के बारे में कोई विचार नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि अब पहले ही भारत देखे तो धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। पहले ही धर्म के आधार पर भारत से पाकिस्तान अलग हो चुका था, तो अब फिर भाषा के हिसाब से किसी प्रांत को कैसे अलग किया जाए, इसलिए कांग्रेस ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए अगर हम देखें तो महात्मा गांधी की इन तमाम इच्छाओं को और प्रयासों के बाद भी अगर हम देखें तो स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं मिली बल्कि दो राष्ट्रों को मिली है। मतलब भारत आज़ाद हुआ है, भारत को आज़ादी मिली है, ऐसा नहीं कि भारत को ही आज़ादी मिली है बल्कि पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली है। पाकिस्तान भी अलग हुआ है, वो भी स्वतंत्र हुआ है। और ये एक बड़ी विडंबना थी
भाषा के आधार पर तो बात चल रही है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान जो धर्म के आधार पर अलग हो चुका था, भारत का टुकड़ा हो चुका था। देश विभाजन जब हुआ तो उसके फलस्वरूप जो हिंदू और जो मुसलमान हैं उसके बीच में बहुत बड़े दंगे हुए। हम कह सकते हैं भीषण, बहुत ज़्यादा दंगे हुए। और उन दंगों में हम देखें तो 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए उस दंगों में, और एक बहुत बड़ी चिंता थी। फिर हम कैसे भाषाओं के आधार पर अलग राज्य कर सकते हैं, क्यों फिर से हम भाषा के लिए अलग टुकड़े कर सकते हैं, ये समस्याएं थी हमारे सामने। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है, अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय भारत के आज़ाद होते भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस समय जो उप प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के नीचे प्रधानमंत्री की हेल्प के लिए, सहायक के लिए उप प्रधानमंत्री जो थे वो थे पटेल साहब। और अगर पटेल का नाम आती है आपके दिमाग में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आनी चाहिए, उनकी, वल्लभ भाई पटेल। ये जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये दोनों भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उसके खिलाफ थे। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उनको बढ़िया नहीं लग रहा था। ये पूर्ण रूप से विरोधी थे। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। क्या करना? राज्यों का गठन करना। ठीक है। और विभाजन के बाद नेहरू ने तो कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, और जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली एकजुट होना चाहिए। ये भी प्रधानमंत्री का कथन है कि भी उपद्रवकारी जो प्रवृत्तियां हैं वो सिर उठा रही है। इसका मतलब जो ऐसी प्रवृत्तियां हैं, ऐसे प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, देश को उससे नुकसान हो सकता है और नुकसान हो भी रहा है। अलग अलग लोगों के अलग अलग कोटेशन थे, अलग अलग लाइनें थी, और इनका मानना था कि भारत एक बार अलग हो चुका है, भारत का विभाजन हो चुका है, अब भारत को और विभाजित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इनका मानना था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। और जब उन प्रांतों को पता लगा जहाँ पर ये भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहते थे उस भाषा के आधार पर, तो इस वजह से जगह जगह पर असंतोष फैल गया। क्योंकि पहले तो वादा किया था कि जैसे भारत आज़ाद होगा तो भाषा के आधार पर हम बड़े जो भाषा के आधार पर जो प्रांत हैं उनको अलग कर देंगे। अब वो मुकर रहे हैं इस बात को, इसलिए देश के अंदर जगह जगह पर असंतोष, मतलब कह सकते हैं कि विपरीत भावना पैदा हो रही थी अब तो, और उनको सही नहीं लग रहा था। अभी जो हो रहा था दरअसल इस प्रकार का असंतोष और माहौल जो खराब चल रहा था, वो एक तो कन्नड़ भाषी एक तो वहाँ पर, इसके अलावा जो मलयालम जो भाषी हैं वहाँ पर, इसके अलावा जो मराठी भाषी लोग हैं वो, इन सबको अपने एक अलग राज्य की मांग थी। इन सबको लगेगा कि हम अपने अलग राज्य बनाएंगे, इनको अपने राज्य बनाने का इंतज़ार था। ठीक है।
मतलब जो जहाँ पर मराठी भाषा बोलते हैं उन लोगों को, जहाँ कन्नड़ भाषा बोलते हैं, जहाँ मलयालम भाषा बोलते हैं, उनको इंतज़ार था, बेसब्री से इंतज़ार था कि हम अपना एक राज्य अलग बनाएंगे, हम अपनी भाषा के आधार पर। ठीक है। और ये तो इन राज्यों की बात है, लेकिन अगर सबसे खतरनाक असंतोष की बात करूँ तो, और सबसे तीव्र असंतोष की बात करूँ तो वो हमें मिलता है मद्रास के अंदर। मद्रास के जो प्रेसिडेंसी जो डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें जो तेलुगु भाषा के जो ज़िले थे, तेलुगु भाषा वाले, उसमें बड़ा असंतोष बहुत ज़्यादा तेज़ी से नज़र आ रहा था। ठीक है। और जब 1952 के आम चुनाव में नेहरू जब वहाँ चुनाव के प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए ऐसे नारे लगाए। तो मैंने आपसे कहा कि 1952 के आम चुनाव के प्रचार के लिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उन जिलों में गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और यहाँ तक अगर बात करें तो नारे लगाए लोगों ने कि हमें आंध्र चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है कि वो विरोध कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अभी तक भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन नहीं किया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सीधी सी नीति थी कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमने धर्म के आधार पर एक देश को, एक प्रांत को अलग खो दिया है। और उसी साल बात करें अक्टूबर की, तो महात्मा गांधी के एक अनुयायी या एक गांधीवादी व्यक्ति का मतलब हुआ जो महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति, जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु। ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि उसी साल अक्टूबर के अंदर जो गांधीवादी व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु, इन्होंने क्या किया कि तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए और तेलुगु भाषा के लोगों के हितों को देखते हुए आंध्र राज्य बनाने के लिए इन्होंने आंदोलन के साथ साथ में भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल पर ही बैठ गए। भूख हड़ताल का मतलब ये होता है कि जब तक इनकी बात नहीं मानेंगे श्री रामुलु की, वो कुछ खाएंगे नहीं। भूख हड़ताल उसको बोलते हैं कि जैसे कोई आदमी किसी बात को मनाने के लिए, और अगर वो मनाने के लिए क्या करता है कि हड़ताल पर बैठ जाता है कि जब तक उसकी वो बात नहीं मानेगी वो चीज़ से नहीं हटेगा। ये अलग अलग हो सकती हैं। जैसे इन्होंने भूख हड़ताल की मतलब कि जब तक श्री रामुलु की बात नहीं मानी जाएगी तो ये खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे। इसको बोलेंगे भूख हड़ताल। और ये भूख हड़ताल पर बैठ गए जो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे। किसके लिए? कि बस आंध्र प्रदेश बनाया जाए, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाए तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है। अब जैसे जैसे अनशन बढ़ा, अनशन यानी बिना कुछ खाए, तो जैसे जैसे इनका अनशन बढ़ता गया, इनसे लोग जुड़ते गए, इनके समर्थकों की संख्या भी बढ़ती गई। जब लोगों को पता लगा कि श्री रामुलु भूख हड़ताल बैठे हैं हमारे राज्य निर्माण के लिए, भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने के लिए, लोग इनका समर्थन करते गए।
लोगों ने जगह जगह पर हड़तालें शुरू कर दी, जगह जगह पर जुलूस निकालना शुरू कर दिया। एक तरह से उस समय देख सके तो भारत के अंदर माहौल जो था वो गृह युद्ध जैसा और खराब सा माहौल बन गया। ठीक है, तो एक बात तो ये नज़र आती है कि किस प्रकार से गांधीवादी नेता पोटी रामानुली और आखिरकार उनकी मृत्यु हो जाती है अनशन की वजह से। कब? 15 दिसंबर को। अक्टूबर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और लगभग 58 दिन बाद 15 दिसंबर 1952 को इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किस व्यक्ति की? गांधीवादी पोटी श्री रामुलु की। किस कारण से? भूख हड़ताल की वजह से। ये बस बैठ गए कि जब तक मेरी बात नहीं मानेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ऐसे 58 दिन खाना नहीं खाया, कुछ खाना नहीं खाया। और बिना 58 दिन खाना खाए व्यक्ति जिंदा रह सकता है क्या? लेकिन 58 दिन के बाद 58वें दिन इनकी मृत्यु होगी भूख हड़ताल की वजह से। अक्टूबर में बैठे और दिसंबर के अंदर 15 दिसंबर को इनकी मौत हो गई। और जब इनकी मौत हुई, ये मर गए बिना खाए भूख हड़ताल की वजह से। और जब ये बात अखबार में आई कि श्री रामुलु के देहांत की जो खबर अखबार में आई, तो आंध्र प्रदेश में सब जगह अस्त व्यस्त हो गया। लोग भड़क गए कि हमारे नेता जो भूख हड़ताल पर बैठे और बिना खाना खाए हुए, वो मतलब भूख हड़ताल की वजह से उनकी मौत हो गई और उनकी बात नहीं मानी, वो अस्त व्यस्त हो गए। और इन्होंने इतना भयंकर रूप से विरोध शुरू कर दिया। सरकार के जो केंद्र थे उनको, आखिर सरकार के जो भी शीर्ष थे उनको अस्त व्यस्त करना, तोड़ फोड़, सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुँचाना शुरू हो गया। और आखिरकार सरकार को इनकी बात माननी पड़ी। आखिरकार सरकार को इनकी बात माननी पड़ी। और फिर सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बनाया। तो भारत के अंदर भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना है? आंध्र प्रदेश बना है भाषाई आधार पर। और ये कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। जो 1 अक्टूबर 1953 को जो आंध्र प्रदेश बनाया भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा की वजह से। और ये जो आखिर अलग बना है वो किस वजह से? इस व्यक्ति की मेहनत, इस व्यक्ति के बलिदान पर। जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई, देश में मांग बढ़ गई अलग अलग स्थानों पर। देश में और भाषाई के आधार पर अलग अलग जो समूह हैं उन्होंने भी अलग अलग राज्य बनाने की मांग शुरू कर दी कि आंध्र प्रदेश बनाया तेलुगु भाषा पर, तो तमिल बोलने वाले उनके लिए तमिलनाडु की मांग शुरू होगी, कन्नड़ वालों के लिए कर्नाटक की होगी, केरल वालों के लिए मलयालम हो गई, बांग्ला बोलने वालों के लिए बंगला जो अलग है वो शुरू हो गया, मराठी भाषा बोलने वाले के लिए महाराष्ट्र या मराठ प्रांत वो अलग हो गया। देश के अंदर मांग बढ़ती जा रही थी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की। अभी सरकार ने एक आयोग बैठाया, एक कमीशन बैठाया, एक आयोग बनाया। और वो उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। एक आयोग बनाया, इस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्यों का पुनर्गठन करना, दोबारा राज्यों को बनाना, एक आयोग बनाया। और इसका ये काम था कि अलग अलग जगहों पर चेक करें किसके आधार पर राज्यों को अलग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसको काम सौंपा और फिर इसने देख रेख की, अलग अलग स्थानों पर देखे किस कंडीशन से राज्यों को अलग बनाना चाहिए। और आखिरकार इसने 1956 के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और आयोग ने सुझाव दिया कि
असमिया और बंगला है या उड़िया है, कौन कौन से? असमिया, बंगला, इसके अलावा बात करें तमिल और उड़िया, मलयालम और कन्नड़ और तेलुगु। इनको भाषा के आधार पर अलग प्रांत बनाना चाहिए, ये इस आयोग ने सरकार को कहा। और उत्तर भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र को बांट करके कई राज्य बना दिए गए, फिर अलग अलग बना दिए, ये राज्य बन गए इनके आधार पर, और फिर अलग अलग उत्तर भारत में भी अलग अलग हिंदी भाषा बोलने वाले राज्यों को अलग बना दिया गया। और कुछ समय बाद 1960 के अंदर मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर उनको अलग कर दिया। तो 1960 के अंदर मुंबई प्रांत वाले जो मराठी बोलते हैं उनको महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वाले के लिए गुजरात राज्य बना दिए गए। फिर 1966 के अंदर देखें कि पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा और पंजाब अलग कर दिए गए। हरियाणवी भाषा बोलने वाले हरियाणा और पंजाबी भाषा बोलने वाले पंजाब। अब पंजाबी भाषा बोलने वाले सिख आ जाते, हरियाणवी भाषा में बोलने वाले हिंदू लोग आ जाते हैं, हिंदी बोलने वाले हरियाणवी वाले, इनको भी अलग कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत के अंदर हम देख सकते हैं कि किस आधार पर कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, तो ये बात की हमने विशेषकर भारत के अंतर्गत राज्यों के गठन की, भाषा के आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य बना उसकी हमने बात की। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आज के लिए इस वीडियो में इतने ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।